हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट का चैप्टर 1 का पार्ट 5। इससे पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। 4 पार्ट में हमने देखा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक क्या हैं, ऊर्जा संगठक क्या है ना। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे टेम्परेचर, तापमान, क्योंकि तापमान का भी हमारे पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर तापमान नहीं होगा तो शायद हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी, पूरी धरती पर कहीं भी वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो खेत में अनाज नहीं उगेंगे, खेत में अगर अनाज नहीं उगेंगे तो शायद हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो तापमान का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए देखते हैं क्या है टेम्परेचर, तापमान। तापमान तापमान किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने का परिणाम होता है। देखिए, तापमान कैसे पता चलता है? हम अनुमान ही तो लगाते हैं, या तो गर्म होगा या ठंडा। तभी तो अगर ठंडा लगता है तो हम कहते हैं कि ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है तो हम कहते हैं कि गर्मी बढ़ गई है, पसीने आ रहे हैं। तो एक तो होता है कि अनुमान लगाते हैं, और दूसरा होता है कि जो स्केल पर हम माप के बताते हैं। आपने देखा होगा टेम्परेचर आप मापते हैं ना। आजकल तो सभी लोग गूगल पे देख लेते हैं कि टेम्परेचर कितना है, फ़ोन में पता लग जाता है। वही चीज़ है तापमान। तापमान में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से ही पृथ्वी जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। ये भी हम देखेंगे कि क्या है जलवायु परिवर्तन। अभी हम देख रहे हैं तापमान। अब देखिए, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा की माप को तापमान कहते हैं। सॉरी, भाप बोल दिया मैंने। किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा की माप को हम तापमान कहते हैं। देखिए, ये लिखा है तापमान। तापमान 2 शब्दों से बना है, ताप और मान। ताप का मतलब तो ताप होता है, चाहे वो गर्म होगा या ठंडा, लेकिन जो उसका मान अगर उसमें जोड़ देंगे तो तापमान हो जाएगा। मान का मतलब होता है नापने की क्रिया, यानी कि परिणाम, है ना। अब कैसे पता चलेगा? हम मौसम में को हम बताते हैं ना कि आज मौसम अच्छा है और आज का टेम्परेचर इतना है। तो टेम्परेचर हम कैसे बताते हैं? बताते हैं कि आज 32 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो यही जो है ये मान है ना। नेक्स्ट है धरातलीय गुण भी तापमान को प्रभावित करते हैं। धरातलीय गुण मतलब कि अब धरती पर एक जैसा तो आपको मिलेगा नहीं। कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, तो कहीं एकदम सूखा है, तो कहीं एकदम पेड़ पौधे भरे हुए हैं। तो ये धरातल के अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के गुण हैं। हिम क्षेत्रों का तापमान और रेतीले क्षेत्रों का तापमान में आपको अंतर दिखेगा। जाहिर सी बात है, हिम क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहाँ आपको ठंड महसूस होगी, रेतीले क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको गर्मी मिलेगी। हिम क्षेत्रों में उदाहरण आप ले लीजिए जम्मू कश्मीर, जो हिमालय के नज़दीक अगर आप जाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा। और आप उसी दिन अगर आप इधर चले आएंगे उत्तर भारत से और नीचे की तरफ मध्य भारत में, तो आपको गर्मी लगेगी। राजस्थान में आप चले जाइए रेतीले क्षेत्रों में, तो वहाँ का तापमान बिल्कुल एकदम गर्म होगा। नेक्स्ट है हिम आच्छादित क्षेत्रों में सौर विकिरण अधिक परावर्तित होने के कारण यहाँ का तापमान कम होता है। हिम मतलब होता है बर्फ़ और आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। तो जो बर्फ़ से ढके हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सूर्य की किरणें आती है वो ज़्यादा अवशोषित नहीं होती, बल्कि वो परावर्तित हो जाती, लौट जाती है। तो इसीलिए वहाँ का तापमान कम होता है। इसका प्रभाव यहाँ की वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर भी देखने को मिलता है। ये आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, या आप लोग फ़ोन में भी देखा होगा यूट्यूब में, कि जहाँ पर जिस इलाके में बर्फ़ पड़ती है वहाँ के वनस्पति जो है एक अलग ही होते हैं, जीव जंतु आपको अलग ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के कारगिल ज़िले में स्थित द्रास देश का सबसे ठंडा स्थान है।
इस शहर को अक्सर लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ का तापमान ठंड के दिनों में -22 डिग्री तक चला जाता है। तो ये तापमान यही है, तापमान गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, बस खाली हम उसको मेजर करते हैं कि वहाँ का तापमान कितना है। वहीं रेतीले क्षेत्रों में सौर विकिरण का अधिक अवशोषण के कारण तापमान अधिक होता है। रेतीले क्षेत्रों में जो सूर्य की किरणें आती है, जो ऊर्जा आती है, उष्मा ऊर्जा जो विकिरण होती है वो अवशोषित हो जाती है, इसी कारण वहाँ का तापमान आपको अधिक मिलेगा। राजस्थान का चूरू सबसे गर्म स्थान है और यहाँ का तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है। नेक्स्ट, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी देखी जाती है। धरती से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको तापमान में कमी देखने को मिलेगी। आप महसूस करेंगे कि तापमान कम हो रहा है, आपको ठंडा लगेगा। पौधों की वृद्धि, अनुक्रिया, जीवों के क्रियाकलापों तथा जलवायु स्थिति पर तापमान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अभी बताया मैंने कि तापमान अगर नहीं होगा तो शायद वर्षा नहीं होगी, क्योंकि पानी जो है वो भाप बन के ऊपर नहीं उठेगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पौधों को पानी नहीं मिलेगा और हम लोग जो खेती करते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें तापमान पर एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, है ना। ताप का मापक्रम बनाने के लिए 2 अवस्थाएं, आइए 2 अवस्थाएं देख लेते हैं। एक अवस्था में एक प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ और दूसरी में उबलते हुए जल ले लीजिए। हाँ, मतलब कि वायुमंडलीय दाब की मतलब जो वायुमंडल का दबाव होता है उससे गलता हुआ बर्फ़ देखिए, और आप जो घर में जो पानी उबालते हैं वो ले लीजिए, दोनों में आपको ताप देखने को मिलेगा। तो इनमें गलते हुए बर्फ़ के ताप को हिमांक यानी कि आइस पॉइंट कहते हैं, और जो उबलते हुए भाप के ताप जो होती है उसको हम भाप बिंदु कहते हैं, मतलब कि उस बिंदु पर वो उबलने लगा। और जो हिमांक जहाँ पर बर्फ़ का जो गलते हुए बर्फ़ का जो ताप है उसको हम आइस पॉइंट कहेंगे। अब नेक्स्ट है ताप का मापन कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर टेम्परेचर। ताप मापन के कुछ पैमाने होते हैं, जैसे कि सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, रियूमर हो गया, केल्विन हो गया, इसी में मापते हैं। आइए देख लेते हैं एक एक करके। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल, इसका आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इन्हीं के नाम पर सेल्सियस पैमाना दे दिया गया। तो आप लोग बोलते हैं ना इतने डिग्री सेल्सियस आज का तापमान है, तो ये सेल्सियस नाम है एक वैज्ञानिक का, स्वीडन के वैज्ञानिक का। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस में अंकित किया जाता है, और जो इनके बीच की दूरी होती है वो 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। आपने देखा होगा जो आप टेम्परेचर मापते हैं, आप लाते हैं तो उसमें लाइन खींची रहती है, वही लाइन 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, 100 से 0 से लेकर 100 तक, और जो प्रत्येक भाग होता है ना उसका 1 डिग्री सेल्सियस उसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं। इस पैमाने में हिमांक या निचले बिंदु को 32 फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु यानी कि ऊपरी बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट पर दर्शाते हैं, और इनके बीच की दूरी को हम 180 बराबर भागों में बांट देते हैं, लाइन खींच देते हैं 180, और जो उसका जो एक भाग होता है मतलब 180 भाग बनेगा, और जो 180 भाग होगा वो अलग अलग एक फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, है ना। प्रत्येक भाग 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। नेक्स्ट है रीयूमर पैमाना। इसको कहीं कहीं पर यूमर भी आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोनाउंसिएशन का अपना अलग अलग है, लेकिन कुछ भी जो है ठीक है, यूमर भी ठीक है और रीयूमर भी ठीक है। तो इसको रीयूमर स्केल है। इस पैमाने पर अधोबिंदु यानी हिमांक को 0 डिग्री तथा अर्धबिंदु या भाप को 80 डिग्री पर अंकित करते हैं।
हालांकि जो मौसम विज्ञानी हैं वो पहले फ़ारेनहाइट में मौसम का जो तापमान होता था उसको मापते थे। आजकल सब जगह आपको मिलेगा डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है केल्विन पैमाना, केल्विन स्केल। इस पैमाने पर हिमांक या अधो बिंदु को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन पर दर्शाते हैं। इसमें भी इनके बीच में 273 से 373 के बीच में लाइन खींच देते हैं। कितना? 100 भागों में उसको बांट देते हैं और प्रत्येक जो भाग होता है वो 1 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट है किस यंत्र से तापमान को हम मापते हैं, ताप को मापते हैं। तो ये है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो यहाँ पर कुछ है जैसे कि द्रव तापमापी है, लिक्विड थर्मोमीटर, गैस तापमापी है, तापयुग्म तापमापी है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है, पूर्व विकिरण तापमापी है। तो ये जो द्रव तापमापी है इसी को हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पारा जो होता है उसको कांच में भर देते हैं, क्योंकि और उस पारा जैसे जैसे चढ़ता है तो इससे पता चलता है जितना वो चढ़ेगा उतना हम बता देते हैं कि इतना तापमान है। जो ये द्रव तापमापी है लिक्विड थर्मोमीटर, इससे हम 357 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि 357 डिग्री सेल्सियस जो है उस पर पारा उबलने लगता है, तो यहाँ मतलब कि वहाँ तक हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट है गैस थर्मोमीटर, गैस तापमापी। इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस भर देते हैं और इससे हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। अगर उससे ऊपर को अगर मापना है तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस डाल देंगे तो हम 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। अब देखिए प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी। इसमें देखिए लिखा है प्रतिरोधी, यानी कि प्रतिरोध। आपने उसमें पढ़ा होगा विद्युत वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। ताप बढ़ाने से धातु के तार के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इसी सिद्धांत पर ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी काम करता है, थर्मोमीटर। इससे हम -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। नेक्स्ट है तापयुग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मोमीटर या थर्मोपेयर थर्मोमीटर। इससे भी हम -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकते हैं। यह सीबेक के प्रभाव, यह सीबेक मतलब एक सीबेक प्रभाव होता है, उस पर यह काम करता है। कैसे? जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तो इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इसी को विद्युत धारा कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, ताप विद्युत धारा, है ना। और इस प्रभाव को ही हम सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो इसी सिद्धांत पर ये ताप युग्म थर्मोमीटर काम करता है। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण तापमापी। इससे भी हम अत्यधिक ऊंचे तापों को माप सकते हैं। यह स्टीफेन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। जल का अर्थ वर्षण से है और वायु का अर्थ पवन यानी हवा से। अंग्रेजी में जो क्लाइमेट शब्द है वो भी क्लाइमा से बना है। इसका अर्थ है पृथ्वी का झुकाव, है ना। तो इसी से क्लाइमेट बना है, क्योंकि पृथ्वी के झुकाव से ही मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है। एक नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों को मौसम कहते हैं। एक नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों को मौसम कहते हैं। जैसे क्षणिक लक्षण यानी कि वायु, वर्षा, दाब, तापमान, बादल, आर्द्रता, सौर प्रकाश। मौसम
मतलब कि एक नियत स्थानीय और समय पर, मतलब एक निश्चित समय पर नियत, है ना। आपको अलग अलग क्षेत्रों में आपको वायु, वर्षा, दाब, तापमान बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। तो वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ के लोग अलग मौसम से रूबरू होंगे और आप अलग मौसम से रूबरू होंगे। और किसी और क्षेत्र में वहाँ पर बादल, आर्द्रता, जो सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो वहाँ पर एक अलग ही मौसम दिखेगा। आपको दिखता है ना, आप कहीं घर आप अपने इलाके में रहते तो पता चलता है वहाँ गर्मी लग रही है, और फिर आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा दूर, तो आपको वहाँ राहत मिलती है, वहाँ आपको तापमान में थोड़ा कमी मिलती है, ठंडक महसूस होती है। तो ये मौसम के लक्षण है अलग अलग, है ना। मौसम में घंटा, दिन या सप्ताह, साप्ताहिक बदलाव देखने को मिलता है। मौसम मतलब परिवर्तन होता रहता है। अभी कुछ और है, सुबह में कुछ और है, शाम को पता चला कि बारिश होने लगी, यानी कि मौसम बदल गया। लेकिन जलवायु ऐसा नहीं है। जलवायु दीर्घकालिक होती है। क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु में बदलाव, मौसमी चरम सीमाओं की लंबे समय की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी विस्तृत भौगोलिक परिवेश के मौसम तथा लंबे समय के दौरान उनमें आए बदलाव का निष्कर्ष ही जलवायु कहलाता है। किसी भी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए उस स्थान की मौसमी परिस्थितियों का 30 वर्ष का अध्ययन करना जरूरी होता है। यानी मौसम आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा, 1 घंटे में भी देखने को मिल जाएगा। अभी धूप निकला, फिर पता चला कि ऊपर आसमान में बादल आ गए, तो वो मौसम में बदलाव हो गया। लेकिन जलवायु घंटों में चेंज नहीं होता, दिन में चेंज नहीं होता। ये नहीं होगा कि आज जलवायु कुछ और है और कल जलवायु कुछ और होगी, नहीं। इसका अध्ययन करने के लिए लगभग 30 वर्षों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। 30 वर्ष पहले देखा जाएगा कि उस समय कैसी स्थिति थी, और 30 वर्ष बाद आज की स्थिति कैसी है, तुलना किया जाएगा, तब पता चलता है। जलवायु बहुत धीमे धीमे परिवर्तित होती है, धीरे धीरे, है ना। तापमान व वर्षा यानी ये दोनों कारक किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। मतलब जहाँ का तापमान कहीं ज़्यादा होगा वहाँ की जलवायु कुछ और होगी, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ जलवायु कुछ और देखने को मिलेगी, जहाँ पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं हो रही है वहाँ भी जलवायु आपको एक अलग ही देखने को मिलेगी। पेड़ पत्ते आपको सूखे मिलेंगे, है ना। विभिन्न क्षेत्रों में विभेदी सौर किरणों का अवशोषण तथा वायु एवं समुद्री लहरों द्वारा ताप ऊर्जा के स्थानांतरण से तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा में बदलाव होता है। इसे हम भूमंडलीय जलवायु भी कहते हैं। देखिए, विभेदी सौर किरणों का अवशोषण मतलब कि जो सौर किरणें आती है, सूरज की किरणें, वो कहीं पर अवशोषित होती है और कहीं पर वो लौट जाती है ना। और जो ताप ऊर्जा होता है, ताप ऊर्जा में बदलाव से क्या होता है कि जो समुद्र है और वायु, उनकी लहरों में क्या होगा, बदलाव होगा, तापमान में बदलाव होगा। जब तापमान में बदलाव होगा तो जो भाप, पानी जो भाप बन के ऊपर उठते हैं ये नहीं उठेंगे, तो इससे वर्षा में बदलाव आएगा। आर्द्रता, पानी जब ऊपर भाप बन के उठती है, नमी आती है, वायुमंडल में नमी की जो मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो यही चीज़ है कि अगर तापमान में अगर बदलाव होगा, ताप ऊर्जा में, तो बारिश में भी बदलाव होगी। तो इसी को भूमंडलीय जलवायु कहेंगे, सब कुछ मिला के, है ना। क्योंकि समुद्र तो आपको आपके घरों के आसपास तो मिलेगा नहीं, समुद्र मिलता है, बहुत बड़े भूभाग को कवर करता है ना। अब देख लेते हैं मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जलवायु बड़े भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं को प्रतिनिधित्व करता है। मौसम अल्पकालिक जबकि जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा है।
ठीक है। मौसम दिन में कई बार बदल सकते हैं, जबकि जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती। एक ऋतु के मौसम में किसी एक तरह की प्रधानता रहती है, जबकि जलवायु में अनेक ऋतुएं होती हैं।